अब दूसरी बात पढ़ते हैं हम अंडवाहिनी। क्या पढ़ते हैं? अंडवाहिनी। क्योंकि हम लोगों ने ओवरी मीन्स अंडाशय के बारे में पढ़ लिया। अब हमको क्या पढ़ना है? अंडवाहिनी पढ़ना है। क्योंकि एक स्त्री जो है, स्त्री का दूसरा जनन अंग होता है। अंडवाहिनी स्त्री का क्या होता है? दूसरा जनन अंग होता है। अंडवाहिनी, अंडवाहिनी ओविडस्ट। ये देखिए क्या है, इसकी बात की गई है अंडवाहिनी की। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो भाग होता है ये अंडवाहिनी होता है। मीन्स यहां से लेकर के यहां तक का जो भाग होगा वो क्या होगा? अंडवाहिनी होगा। ध्यान से देखिए, यहां से लेकर के यहां तक का भाग अंडवाहिनी होगा। क्या होगा? अंडवाहिनी। और हमने ये भी बताया था कि स्त्रियां जो होती हैं उनके जनन तंत्र में 2 अंडवाहिनी पाई जाती हैं। कितनी? 2 अंडवाहिनी पाई जाती हैं। और ये जो दोनों अंडवाहिनी है ये 12 सेंटीमीटर लंबी और अतिकुंडलित होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अंडवाहिनी है, कौन सी? अंडवाहिनी। तो प्रत्येक अंडवाहिनी ओविडस्ट मीन्स अंडवाहिनी 12 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर लंबी कुंडलित रचना होती है। कुंडलित क्या होती है? रचना होती है। ठीक भैया। अब ये जो अंडवाहिनी है भाई, हमने बताया यहां से लेकर के यहां तक का जो भाग है ये अंडवाहिनी कहलाता है। और अंडवाहिनी संख्या में 2 होती हैं और प्रत्येक अंडवाहिनी या प्रत्येक ओविडस्ट 12 सेंटीमीटर अतिकुंडलित नलिका के समान क्या होती है? रचना होती है। अंडवाहिनी का जो पहला भाग होता है, अंडवाहिनी का जो पहला भाग होता है उसको कहा जाता है फिम्बरी। क्या कहा जाता है? फिम्बरी। तो ये अंडवाहिनियां हैं और इस अंडवाहिनी का ये पहला भाग है जिसको कहा जाता है फिम्बरी। क्या कहा जाता है? फिम्बरी कहा जाता है। तो अंडवाहिनी के पहले भाग को, अंडवाहिनी के पहले भाग को पॉइंट के रूप में बना देते हैं अंडवाहिनी के फर्स्ट भाग को फिम्बरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिम्बरी। कहते हैं। जो यहां पे देखिए जो कहां स्थित है? अंडवाहिनी के शीर्ष भाग पर स्थित होती है। भाई ये फिम्बरी है जो अंडवाहिनी के शीर्ष भाग पर क्या है? स्थित है। जो
अंडवाहिनी के शीर्ष भाग पर स्थित होती है। अब यदि अंडवाहिनी का आकार पूछा जाए कि यदि फिम्बरी का आकार पूछा जाए कि फिम्बरी का आकार कैसा होता है, तो फिम्बरी का आकार हाथ की अंगुलियों के समान होता है या फिम्बरी का आकार झालर के समान होता है। फिर हम कह सकते हैं फिम्बरी का आकार झालर के समान होता है। फिम्बरी का आकार किस प्रकार का होता है? झालर के समान होता है। अब फिम्बरी करती क्या है? फिम्बरी का कार्य क्या होता है? ये अंडाशय है और इस अंडाशय से निर्माण होता है इग का, मीन्स अंडे का, मीन्स अंडाणु का। किसका? अंडाणु का। तो ये अंडाणु को फिम्बरी अंडवाहिनी में ढकेलने का कार्य करती है। फिम्बरी का कार्य क्या होता है? तो ये जो फिम्बरियां होती हैं ये अंडाशय से उत्पन्न अंडाणु को अंडवाहिनी में ढकेलने का क्या करती है? कार्य करती है। देखिए यहाँ पे ये अंडाशय था, अंडाशय से अंडाणु का निर्माण हुआ, तो ये फिम्बरी अंडाणु को कहाँ? अंडवाहिनी में क्या कर देती है? ढकेल देती है, पहुंचा देती है। तो बता देते हैं फिम्बरी का कार्य। फिम्बरी का कार्य, तो फिम्बरी का कार्य होता है इग को, मीन्स अंडे को, इग को अंड वाहिनी में पहुंचाना। इतनी बात समझ में आई सब लोगों के? पूछा जाए कि फिम्बरी का कार्य क्या है, फिम्बरियां क्या करती हैं, किस लिए होती हैं, तो अंडाशय से जब अंडाणु का मीन्स इग का निर्माण होता है तो फिम्बरी उस अंडे को क्या करती है? पकड़ लेती हैं और पकड़ करके अंडवाहिनी में क्या कर देती हैं? पहुंचा देती हैं। दूसरी बात आती है फैलोपियन नलिका। ये जो भाग है आपका ए वाला, ये फैलोपियन नलिका है। पहला भाग हो गया फिम्बरी झालरदार संरचना को फिम्बरी कहते हैं, और ये जो पूरी नलिका आपको दिखाई पड़ रही है इसको कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब। क्या कहा जाता है? फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। क्या कहोगे? फैलोपियन ट्यूब। कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं फैलोपियन ट्यूब की, फैलोपियन ट्यूब की, कि फैलोपियन नलिका क्या होती है, फैलोपियन नलिका क्या होती है। तो हमने बताया कि यहां से लेकर के यहां तक का ये जो पूरा भाग है ये है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन क्या है? नलिका है। तो हम ये कह सकते हैं यह एक नलिका होती है, यह एक पतली सकरी क्या होती है? नलिका होती है, मीन्स फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब एक क्या होती है? तो यह एक नलिका होती है, यह एक पतली सकरी कुंचनशील कुंचनशील
सील नलिका होती है। ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ये पतली, सकरी और कुंचनशील क्या होती है, नलिका होती है। यहां से लेकर के यहां तक का ये जो भाग है फैलोपियन ट्यूब है, और ये पतली होती है, सकरी होती है, कुंचनशील नली के समान होती है। फैलोपियन ट्यूब में दो भाग पाए जाते हैं। एक तो यहाँ इस भाग को यमफुला कहोगे, ये जो भाग है इसको कहोगे यमफुला, और ये जो भाग है इसको कहोगे इस्थमस। क्या कहोगे, इस्थमस। तो फैलोपियन जो ट्यूब होती हैं वो दो भाग होते हैं, या फैलोपियन ट्यूब में दो भाग होते हैं। पहला जो फैलोपियन नलिका का भाग है उसको हम कहेंगे क्या, एम्फुला कहेंगे। क्या कहेंगे, एम्फुला। एम्फुला। और जो दूसरा भाग है उसको कहेंगे इस्थमस। क्या कहेंगे, इस्थमस। ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसमें दो भाग हैं, पहला ये वाला भाग एम्फुला और दूसरा ये वाला भाग इस्थमस। एम्फुला जो होता है, एम्फुला, तो एम्फुला जो होता है ये फिम्बरी के ऊपर पाया जाता है। एम्फुला जो है फिम्बरी के ऊपर पाया जाता है। एम्फुला कहाँ मिलेगा, फिम्बरी के जस्ट ऊपर मिलेगा। और इस्थमस, क्या, इस्थमस, तो हम कह सकते हैं इस्थमस फैलोपियन नलिका का अंतिम भाग होता है। भाई ये फैलोपियन नलिका है और ये है इस्थमस। तो फैलोपियन नलिका के किस भाग पर इस्थमस स्थित है, तो फैलोपियन नलिका के अंतिम भाग पर इस्थमस स्थित है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इस्थमस फैलोपियन ट्यूब का फैलोपियन ट्यूब का अंतिम भाग होता है, या अंतिम सिरा होता है। अंतिम सिरा होता है। अब मुख्य बात है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि स्त्री का जो जनन तंत्र है उसमें फर्टिलाइजेशन कहां होता है, मीन्स निषेचन की क्रिया कहां पे होती है। एक नंबर में पूछा जाता है स्त्री का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें निषेचन की क्रिया कहां होती है। तो हम कह सकते हैं स्त्री के फैलोपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया होती है, लेकिन किस स्थान पर होती है। तो यहां देखिए निषेचन की जो क्रिया होगी, जो फर्टिलाइजेशन होगा वो फैलोपियन ट्यूब में होगा। अभी बताते हैं कैसे। तो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहां होगा, फैलोपियन ट्यूब में। कहां होगा, फैलोपियन ट्यूब में होगा। कहने का मतलब है कि निषेचन की क्रिया कहां होगी, तो फैलोपियन ट्यूब में होगी, इसमें होगी, लेकिन किस स्थान पे होगी, किस स्थान पे होगी। तो देखिए ये भाग एम्फुला है और ये भाग इस्थमस है। तो एम्फुला और इस्थमस के बीच में फर्टिलाइजेशन की क्या होती, क्रिया होती। कैसे समझिए, जैसे ये अंडाणु है, अंडाशय है, तो अंडाशय से अंडाणु निकलता है और ये अंडाणु तीव्र गति से क्या करता है, क्रिया करता है। क्रिया करके ये फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में। कौन आया, अंडाणु। और ये जो शुक्राणु है, शुक्राणु स्त्री के वेजाइना से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है और एक इस्थमस जंक्शन को पार करके, इस्थमस जंक्शन को पार करके आ जाता है। तो हम कह सकते हैं
कि फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है वह फैलोपियन ट्यूब में होती है, लेकिन कहाँ पे होती है? तो एम्फुला तथा इस्थमस जंक्शन पर होती है। एम्फुला तथा इस्थमस जंक्शन पे हो रही है। कहने का मतलब जहाँ पे एम्फुला और इस्थमस आपस में मिल रहे हैं उस स्थान पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो रही है। तो हम लिख देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कि फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होगी वो फैलोपियन ट्यूब में होगी। कहाँ होगी? फैलोपियन ट्यूब में होगी, लेकिन किस स्थान पर होगी? किस स्थान पर होगी? तो एम्फुला और इस्थमस, एम्फुला और इस्थमस जंक्शन पर होती है। जंक्शन पर होती है। बात ये समझ में आई आप लोगों के कि एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ होती है, तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में होगी। और यदि पूछा जाए किस स्थान पर होती है, तो एम्फुला तथा इस्थमस जंक्शन पे होती है। आपको दिखा दिया गया कि जो अंडवाहिनी है, अंडाशय से अंडाणु का निर्माण हुआ, अंडाणु अंडवाहिनी में एम्फुला के आगे गया, यहाँ पर आ गया, और शुक्राणु वेजाइना से होते हुए फैलोपियन नलिका में आया, लेकिन इस्थमस जंक्शन को पार करके आया। अब एम्फुला और इस्थमस जंक्शन के बीच में क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो रही, मीन शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल रहे हैं। तो निषेचन की क्रिया कहाँ होगी? तो हम कह सकते हैं एम्फुला और इस्थमस जंक्शन पर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। अगला भाग है मादा जनन तंत्र का, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगला ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं गर्भाशय, यूट्रस। गर्भाशय यूट्रस, गर्भाशय या यूट्रस। अब यहां फिगर में देखिए, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मादा जनन तंत्र है, उसमें ये वाला जो आपको चौड़ा भाग दिखाई पड़ रहा है ये गर्भाशय है। ये क्या है? गर्भाशय, जिसको हम कहते हैं यूट्रस। जिसको हम क्या बोलते हैं? यूट्रस बोलते हैं या गर्भाशय कहते हैं, या क्या कहते हैं? गर्भाशय। ये गर्भाशय है, ये मादा रिप्रोडक्टिव का एक ऑर्गन है। मादा जनन का क्या है? एक ऑर्गन है, एक अंग है। पहली बात तो समझ लीजिए, ये जो गर्भाशय है इसमें होता क्या है? जब निषेचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है तो लगभग 6 दिन के बाद जो भ्रूण होता है वो गर्भाशय में आ जाता है। भाई निषेचन की क्रिया यहाँ पूरी हुई और यहाँ पे एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है, और भ्रूण बनने के बाद ये जो भ्रूण होता है ये गर्भाशय के अंदर आ जाता है। मान के चलिए यहाँ पे निषेचन की क्रिया हुई और भ्रूण बना। अब ये भ्रूण कहाँ आ जाता है? गर्भाशय में आ जाता है। कहाँ आ जाता है? गर्भाशय में आ गया। ये भ्रूण था, ये कहाँ आया? गर्भाशय में आया। मीन्स एम्ब्रियो है, ये भ्रूण है। क्या है? भ्रूण, एम्ब्रियो, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की क्रिया यहाँ हुई। जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है तो लगभग 6 दिन के बाद ये जो भ्रूण होता है ये गर्भाशय के अंदर आ जाता है। अब देखिए कि गर्भाशय का निर्माण कैसे होता है। गर्भाशय का निर्माण कैसे होता है तो देख लीजिए कैसे हो रहा है। दोनों ये जो अंडवाहिनियां हैं या जो दोनों फैलोपियन ट्यूब हैं, ये जब आपस में एक दूसरे से मिलती है तो गर्भाशय क्या क्या करती है? निर्माण करती है। ये दोनों फैलोपियन ट्यूब जब आपस में मिल जाती हैं तो गर्भाशय का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। गर्भाशय क्या क्या होता है? निर्माण होता है। अगली बात आती है
ये जो गर्भाशय है इसमें दो प्रकार की स्तर पाए जाते हैं। गर्भाशय में दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं? स्तर पाए जाते हैं। कौन से स्तर पाए जाते हैं अभी तुमको बता रहे हैं। पहले समझ लीजिए कि गर्भाशय क्या है। यूट्रस का निर्माण, यूट्रस का निर्माण फैलोपियन ट्यूब के मिलने से होता है। यूट्रस का निर्माण फैलोपियन ट्यूब के मिलने से होता है। मीन्स गर्भाशय का निर्माण कैसे हो जाता है? तो जब दोनों फैलोपियन ट्यूब, दोनों अंडवाहिनी नलिकाएं आपस में मिल जाती हैं तो एक गर्भाशय का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। और ये जो दोनों अंडवाहिनियां हैं, दोनों क्या अंडवाहिनियां या जो दोनों फैलोपियन ट्यूब हैं, ये फैलोपियन ट्यूब और ये फैलोपियन ट्यूब, ये दोनों फैलोपियन ट्यूब गर्भाशय में खुलती हैं। तो लिख सकते हैं हम दोनों फैलोपियन ट्यूब कहाँ खुलती है? यूट्रस में खुलती है। यूट्रस मीन्स गर्भाशय में खुलती है। अब ये जो गर्भाशय है क्या? तो गर्भाशय में या दो स्तर होते हैं। गर्भाशय जो है ये दो प्रकार के स्तर का बना होता है। यूट्रस दो स्तर का बना होता है। अब देखिए ये गर्भाशय है और ये दो स्तर का बना है। पहला स्तर ए वाला है और एक ए स्तर है। तो गर्भाशय दो स्तर से मिलकर बना हुआ है। जो इसका बाहरी स्तर होता है ये, इसको कहा जाता है मायोमीटेरियम। मायोमीटेरियम। और जो अंदर का अंतर स्तर होता है इसको कहा जाता है इंडोमीटेरियम। ये बाहर का स्तर है, इसको मायोमीटेरियम कहोगे, और ये अंदर का स्तर है, इसको इंडोमीटेरियम कहते हैं। तो पहला स्तर कौन सा होगा? मायोमीटेरियम। मायोमीटेरियम। और एक दूसरे स्तर की बात की जाए तो दूसरा होगा इंडोमीटेरियम। दो स्तर आपको पता है कि गर्भाशय जो है इसमें दो प्रकार के स्तर पाए जाते हैं। ये जो पहला स्तर है ये बाहरी है, इसको मायोमीटेरियम के नाम से जाना जाता है। और ये जो अंदर का स्तर है, भीतर का स्तर, इसको इंडोमीटेरियम के नाम से जाना जाता है। अब ये जो गर्भाशय है, इस गर्भाशय में एक तरल पदार्थ भरा होता है। आपको दिखाया गया है ये गर्भाशय है और इस गर्भाशय के अंदर एक तरल क्या होता है? पदार्थ होता है। तो यूट्रस में तरल द्रव क्या होता है?
भरा होता है। और इस तरल द्रव में भ्रूण तैरता रहता है। जो तरल द्रव भरा है, इस तरल द्रव में क्या होगा, भ्रूण मीन्स एम्ब्रियो क्या होगा, तैरता रहेगा, तैरता रहेगा। ठीक भैया, यूट्रस में तरल द्रव भरा है और इस द्रव में क्या होता है, भ्रूण मीन्स एम्ब्रियो तैरता रहता है। अब आपको ये बताएंगे कि जो इंडोमेट्रियम परत है, इसका कार्य क्या होता है। इंडोमेट्रियम परत जो है, इसका कार्य क्या होता है। तो देखिए, ये जो इंडोमेट्रियम परत होती है, ये निषेचन की क्रिया के पहले, जब निषेचन की क्रिया नहीं हुई थी, तब ये इंडोमेट्रियम की परत क्या होती है, पतली होती है। क्या होती है, पतली। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इंडोमेट्रियम की ये जो परत होती है मोटी हो जाती है। क्या होती है, मोटी हो जाती है। जब तक निषेचन की क्रिया नहीं होती है तब तक ये इंडोमेट्रियम की जो परत है पतली रहती है, और जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है तो इंडोमेट्रियम की जो परत है ये फूल करके मोटी हो जाती है। अब क्यों हो जाती है, ये देखिए, क्योंकि इंडोमेट्रियम, या दोबारा सुन लीजिए, जब तक फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती तब तक हमने बताया कि इंडोमेट्रियम की परत जो होगी ये पतली रहेगी, और जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाएगी तो इंडोमेट्रियम की परत मोटी हो जाएगी। अब क्यों हो जाती है ऐसा देखिए, इंडोमेट्रियम की परत, इंडोमेट्रियम की परत फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद अपरा का निर्माण करती है। अपरा का क्या करती है, निर्माण करती है, जिसके कारण यह मोटी हो जाती है, जिसके कारण यह क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। अब आपने नया शब्द सुन लिया, अपरा मीन्स प्लेसेंटा। अपरा मीन्स प्लेसेंटा। अब होता क्या है कि जो अपरा है मीन्स अपरा का निर्माण होगा, इंडोथीसियम की जो परत होती है ये अपरा का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। तो मान के चलिए कि अब अपरा जो होता है वो आकर के इंडोथीसियम की परत से जुड़ जाता है, इंडोथीसियम की परत से क्या हो गया, जुड़ गया, जिसके कारण ये इंडोथीसियम की दीवार क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। अब इसी अपरा के अंदर भ्रूण का निर्माण होने लगता है। ये जो अपरा है, प्लेसेंटा है, इस प्लेसेंटा के अंदर भ्रूण का क्या होता है, निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं अपरा के अंदर एम्ब्रियो का निर्माण होता है। और अपरा करता क्या है, अपरा एम्ब्रियो को पोषण प्रदान
करने का कार्य करता है। अप्रा जो होता है वो भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। बिल्कुल हिंदी भाषा में बता देते हैं अप्रा क्या है। मीन्स आपने देखा होगा कि जब बच्चे या नए शिशु का निर्माण होता है तो उसके पेट में एक नाभि पाई जाती है। यही जो नाभि होती है इसी को गर्भ में अप्रा बोला जाता है। ये नाभि एंडोथीसियम की परत से जुड़ी होती है और नाभि के द्वारा ही मीन्स प्लेसेंटा के द्वारा ही अप्रा के द्वारा ही शिशु को ऑक्सीजन मिलती रहती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अप्रा जो होगा ये अप्रा एक भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा, ऑक्सीजन देने का क्या करेगा, कार्य करेगा। फिर बात आती है, यहीं पे थोड़ा और हम बता देते हैं कि ये एंडोथीसियम की जो परत है गल कब जाती है। तो यदि निषेचन की क्रिया होती है तो एंडोथीसियम की परत जो है मोटी होगी और यदि 28 दिन के अंतराल पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हुई है, मीन्स जब अंडे का निर्माण हुआ है, जब पीरियड आया और अंडे का निर्माण हुआ तो ये जो अंडा होता है ये फैलोपियन ट्यूब में 48 घंटे क्या करता है, वेट करता है। 48 घंटे क्या करेगा, वेट करेगा किसका, स्पर्म का। इसका वेट करेगा स्पर्म का 48 घंटे। और यदि 48 घंटे तक निषेचन की क्रिया नहीं हुई तो ये जो एंडोथीसियम की परत होती है एक गलना क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है और अगले 28 दिन मीन्स मासिक चक्र के समय योनि द्वार से बाहर क्या हो जाती है, निकल जाती है, गल करके निकल जाती है। इतना आप लोग समझे कि जो एंडोथीसियम की परत है यह निषेचन की क्रिया होगी तो ये मोटी होगी और यह निषेचन की क्रिया नहीं हुई तो यह गलना प्रारंभ हो जाती है और मासिक चक्र के द्वारा योनि से बाहर निकल जाती है। अब लास्ट भाग हम पढ़ते हैं मादा जनन तंत्र का, जिसका नाम है वेजाइना मीन्स यून। वेजाइना मीन्स यून। वेजाइना योन। योन क्या होता है मीन्स वेजाइना क्या होता है, ये भी स्त्री का एक जनन अंग होता है लेकिन ये सहायक जनन अंग है। क्या है, सहायक जनन अंग है। वेजाइना क्या है, यह स्त्री का एक सहायक जनन अंग होता है जिसकी लंबाई, वेजाइना क्या है, स्त्री का एक सहायक जनन अंग या हम कह सकते हैं मैथुनांग होता है। ये देखिए ये जो है ये वेजाइना है। ये क्या है, वेजाइना है। इसी को योनि कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, योनि कहा जाता है। तो ये वेजाइना क्या है, वेजाइना क्या है, तो देखिए वेजाइना वेजाइना स्त्री का जनन मैथुनांग होता है। मैथुनांग होता है मीन्स
वेजाइना एक ऐसा अंग है जिसमें जनन की क्या होती है, क्रिया होती है। अब देखिए, यदि इसकी लंबाई पूछी जाए कि वेजाइना की लंबाई कितनी होती है, तो 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। वेजाइना है क्या? तो वेजाइना एक मांसल नलिका होती है। क्या होती? मांसल नलिका होती है, जिसमें घर्षण की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। मीन्स फैलने और सिकुड़ने की अत्यधिक क्या पाई जाती? क्षमता पाई जाती है। ये वेजाइना है। एक स्त्री का एक जनन अंग है। लंबाई गहराई की बात की जाए तो 8 से 10 सेंटीमीटर होती है, और यह एक मांसल नलिका है जिसमें सिकुड़ने और फैलने की अपार क्षमता पाई जाती है। अगली बात करते हैं हम कि एक गर्भाशय का निचला भाग होता है, या ऐसे कह सकते हो गर्भाशय के नीचे का भाग जो फूला होता है उसी को वेजाइना कहा जाता है। ये हमारा यूट्रस है, मीन्स गर्भाशय था, और गर्भाशय का जो नीचे का भाग होता है इस पे उभार पाया जाता है, उसी को हम वेजाइना कहते हैं। तो हम लिख देते हैं गर्भाशय में उभार के समान रचना को, उभार के समान रचना को वेजाइना कहते हैं। वेजाइना कहते हैं मीन्स गर्भाशय जो है इसमें उभार के समान एक संरचना होती है जिसको हम क्या कहेंगे? वेजाइना कहेंगे, योनि कहेंगे। अब देखिए, गर्भाशय के थोड़ा ऊपर, गर्भाशय के थोड़ा ऊपर एक सकरी नलिका होती है जिसको सर्विक्स कैनाल कहते हैं। ये हमारा गर्भाशय है ए, और गर्भाशय के ऊपर एक सकरी क्या है? नलिका है ए वाली। सकरी क्या है? नलिका ए वाली, जिसको कहा जाता है सर्विक्स कैनाल। क्या कहते हैं? सर्विक्स कैनाल कहते हैं। तो लिख देते हैं गर्भाशय के ऊपर नलिका को सर्विक्स कैनाल कहते हैं। सर्विक्स क्या कहते हैं? कैनाल कहते हैं। इसी में घर्षण की क्या होती है? क्रिया होती है। इसी में क्या होती है? घर्षण की क्रिया होती है। कुछ और भी महत्वपूर्ण भाग होते हैं वेजाइना में। तो यहाँ पे देखिए, वेजाइना के मध्य में एक छिद्र पाया जाता है। ये मान लो वेजाइना है और इस वेजाइना में एक छिद्र पाया जाता है। वेजाइना में क्या पाया जाता है? छिद्र पाया जाता है। इस छिद्र के ऊपर एक स्तर होता है, एक पर्दा होता है। वेजाइना में एक छिद्र होता है और इस छिद्र के ऊपर एक पर्दा लगा होता है जिसको हाइमन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइमन। ये जो पर्दा होता है ये निषेचन की क्रिया करने पर टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। और कभी कभी एक ऐसी भी स्थिति आती है कि जब लड़कियां भारी काम करती हैं, जैसे साइकिल चलाना, घुड़सवारी करना, दौड़ना, तब भी ये हाइमन का जो पर्दा होता है वो टूट जाता है। तो हम कह सकते हैं जो योनि होती है, तो योनि में एक मध्य में
छिद्र पाया जाता है। योनि है, इसके मध्य में ये क्या है, छिद्र है। भाई योनि, ये क्या है, छिद्र, छिद्र। और इस छिद्र के ऊपर मीन्स ऐसे कह सकते हैं, छिद्र के ऊपर एक पर्दा होता है, पर्दा। और इस पर्दा को कहा जाता है हाइमन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइमन। अब ये जो हाइमन का पर्दा होता है, फर्टिलाइजेशन के समय टूट जाता है। फर्टिलाइजेशन के समय क्या होता है, टूट जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हाइमन का पर्दा है, ये साइकिल चलाने से घुड़सवारी से, दौड़ने से क्या होता है, टूट जाता है। कुछ लोग हैं जो अंधविश्वास पे निर्भर करते हैं, वो इसी हाइमन पर्दे से लड़कियों के कुंवारेपन का अंदाजा लगाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अंधविश्वास है, गलत है। क्योंकि यौन का जो छिद्र होगा, उस छिद्र पे जो हाइमन पर्दा है, ये ऐसा नहीं है कि लड़की में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी तभी ही टूटेगा, नहीं। एक साइकिल चलाने से, घुड़सवारी करने से, तेज दौड़ने से, भारी भरकम कार्य करने से भी टूट सकता है। दूसरी बात आती है कि जो स्त्री का एक छिद्र होता है, मीन्स स्त्री के वेजाइना में जो छिद्र होता है, इसके मुख पर दोनों ओर, इसके मुख पर दोनों ओर मीन्स स्त्री के वेजाइना का जो छिद्र है, इसके मुख के दोनों ओर दो परतें पाई जाती हैं। दो क्या पाई जाती हैं, परतें पाई जाती हैं। उन परतों को हम कहते हैं बर्थोलियन, या दो स्तर होते हैं, उस स्तर को कहा जाता है बर्थोलियन। एक प्रकार की ग्रंथ होती है, एक प्रकार की क्या होती है, ग्रंथ होती है, बर्थोलियन ग्रंथ। इस बर्थोलियन ग्रंथ का कार्य क्या होता है, बर्थोलियन ग्रंथ का कार्य क्या होता है? तो हम कह सकते हैं कि जो स्त्रियां होती हैं, स्त्री में वेजाइना है, वेजाइना में क्या है, छिद्र, और छिद्र के दोनों और बर्थोलियन ग्रंथ होती है। क्या होती है, ग्रंथ। इसका कार्य क्या है? ये जो बर्थोलियन ग्रंथ है, ये उत्तेजना उत्पन्न करती है। क्या करती है? उत्तेजना उत्पन्न करती है। और योनि को जीवाणुओं से सुरक्षा प्रदान करती है, और योनि को जीवाणु से सुरक्षा प्रदान करने का क्या करती है? कार्य करती है। तो ये टॉपिक आप लोगों के बहुत ही समझ में आएगा, ध्यान से पढ़ना। अब नेक्स्ट दिन मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।